तो आज ये साइंस का मेरा दूसरा लेक्चर है और हम यह उम्मीद करते हैं कि आप लोग इससे पहले वाले लेक्चर में को अच्छी ढंग से देखे होंगे। और आज का जो क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन है और आज के क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट लेवल का है, MCQ का है ना। इसके अलावा PDF में बहुत अच्छी तरह से बनाया हूँ, इसका आंसर की भी नीचे दिया गया है। आप लोग चाहेंगे तो PDF भी आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर PDF की आवश्यकता हो तो आप लोग कमेंट में बताएंगे तो फिर मैं उसका अरेंजमेंट करूँगा। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ एक बार क्वेश्चन का लेवल और ये PDF आपका कंटेंट किस ढंग से मैंने अच्छी ढंग से समय देकर बनाया है। और आज आप लोगों के बीच टिश्यू के बारे में विशेष जानकारी देंगे, वो भी प्लांट टिश्यू। फिर हम देखेंगे हम लोग वायुमंडलीय परत के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से मैंने एडजस्ट कर किया हूँ इसको। और फिर देखेंगे हम लोग हड्डी के बारे में। आपको बताए थे कि बोन के बारे में पिछले लेक्चर में क्वेश्चन था, उतना डिटेल हम लोग चर्चा नहीं कर पाए थे, तो ये बोन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर देखेंगे हम लोग ये आपका जाइलम और फ्लोएम के बारे में चर्चा करेंगे विशेष रूप से, है ना। ये सब PDF में मैंने बहुत ही समय देकर बनाया है। फिर यहाँ पर देखेंगे हम लोग कुछ पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये बहुत अच्छे ढंग से कंटेंट मैंने अवेलेबल किया हूँ, इसे आप पूरा वीडियो देखेंगे। फोटोसिंथेसिस के बारे में डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे और आपके आंसर की भी यहाँ पर दिया गया है। तो आइए बिना देर किए हुए आज के सेशन को श्री गणेश करता हूँ, है ना। तो पहला क्वेश्चन है कि ऊर्जा का SI मात्रक क्या है। दोस्तों अगर आपने पिछला क्लास किया होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर देने में सक्षम होंगे, है ना। तो पहला क्वेश्चन है ऊर्जा का SI मात्रक क्या है। तो ऊर्जा का SI मात्रक आपका जूल है। आप ऐसे भी छाट सकते हैं कि आपको पता होगा न्यूटन किसका मात्रक है, तो बल का मात्रक है यानी फोर्स का मात्रक है। वाट किसका है, पावर यानी शक्ति का मात्रक है। पास्कल आपका प्रेशर यानी कि दाब का मात्रक है, ठीक है। पिछले क्लास में मैं ये सब का विशेष चर्चा किया हूँ, इसलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है। गलनांक वैसे बिंदु को कहते हैं, गलनांक बिंदु जिस ताप पर कोई भी पदार्थ क्या करता हो, ये जिस ताप पर कोई भी पदार्थ गलना प्रारंभ कर देता है ना, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में पिघलना शुरू कर देता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गलनांक बिंदु। तो देखिए निम्न में से कौन से धातु का गलनांक सबसे अधिक है। तो ऑप्शन में है दोस्तों लोहा, तांबा, टंगस्टन और सोना। इसका आंसर हो जाएगा टंगस्टन। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, टंगस्टन। टंगस्टन से क्वेश्चन बनता है कि टंगस्टन का संकेत क्या होता है। तो टंगस्टन का संकेत होता है W। टंगस्टन का संकेत T नहीं होता है, W होता है। टंगस्टन का संकेत क्या होता है दोस्तों, W होता है। टंगस्टन से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि टंगस्टन के बारे में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अच्छा टंगस्टन का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो टंगस्टन का सबसे पहले हम लोग इसके गुण के बारे में चर्चा किए। तो गलनांक इसका उच्च होता है यानी कि सबसे अधिक होता है, यानी गलता जल्दी नहीं है। तो गलता जब जल्दी नहीं है तो यही कारण है कि हम लोग टंगस्टन का उपयोग विद्युत बल्ब के फिलामेंट में के रूप में करते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि किस धातु का प्रयोग ये विद्युत बल्ब के फिलामेंट में या तंतु में करते हैं। तंतु को इंग्लिश में फिलामेंट कहते हैं, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, टंगस्टन हो जाएगा। टंगस्टन का संकेत कई बार क्वेश्चन पूछता है, क्या होता है, W होता है। सोना के बारे में हम लोग चर्चा करें अगर, तो सोना के बारे में ये सबसे ज़्यादा तन्य धातु और आघात बाध्य धातु है। तन्य किसी धातु का वह गुण कहलाता है जो धातु को तार के रूप में कितना पतले से पतले रूप में हम खींच सकते हैं, उसी को हम लोग तन्यता का गुण कहते हैं। आघातवर्ध्यता का मतलब हुआ कि जब हम किसी धातु पदार्थ पर क्या करते हैं कि चोट देते हैं, हैमर से या हथौड़े से मारते हैं, तो वह पतला होते चला जाता है। ये चूर नहीं होता है, भंगूर नहीं होता है, ये पतले चादर के रूप में फैलते जाता है। तो सबसे ज़्यादा आघातवर्ध्य और तन्य धातु कौन सा है, सोना है।
सोना का संकेत आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे अगला तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि पाचन तंत्र में वसा का पाचन मुख्य रूप से कहाँ होता है। पाचन के बारे में पिछले लेक्चर में हम विशेष रूप से चर्चा किए हैं कि पाचन तंत्र क्या होता है। आपका डायग्राम के माध्यम से पिछले लेक्चर में इसके बारे में जानकारी दिए थे कि भोजन का पाचन का शुरुआत कहाँ से होती है, मुख से होती है, फिर कहाँ जाता है, ओसोफेगस में जाती है, फिर स्टोमक में जाती है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर है लार्ज इंटेस्टाइन। और आपको बताए थे कि पाचन का शुरुआत कहाँ से हो जाती है, मुख से हो जाती है। कहाँ से? मुख से होती है। ओसोफेगस में किसी प्रकार का पाचन की क्रियाएं नहीं होती है। ठीक, फिर देखेंगे आमाशय। आमाशय में जो कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन होती है और फिर प्रोटीन का भी पाचन होती है। और माउथ में किसका पाचन हो रहा था? कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो रहा था। इसके बारे में हम लोग डिटेल चर्चा पिछले लेक्चर में किए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो में ये मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा और आप देख सकते हैं। फिर है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसा जगह है जिसमें कि पूर्ण पाचन हो जाती है, यानी कि अभी तक हमने देखा कि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट पचा था, यहाँ पर प्रोटीन पचा था, फैट का कोई पाचन नहीं होती। लेकिन पूर्ण रूप से फैट का पाचन कहाँ हो जाता है? तो छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों कि छोटी आंत में। और भोजन का पचे हुए भोजन का अवशोषण भी छोटी आंत में होती है, जबकि पानी का अवशोषण कहाँ होता है? तो बड़ी आंत में होती है। ठीक है, तो यकृत के बारे में अगर आप देखना चाहें तो यकृत के लिए क्या हो जाएगा? यकृत के बारे में माफ करेंगे, यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है ना। यकृत से ही पित्त निकलती है, पित्तरस। आगे ग्रंथि के बारे में कभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ये क्वेश्चन पिछले लेक्चर में हम बताए थे, आप लोग जवाब देंगे इसका आंसर क्या होगा। इसके बारे में बताए थे कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो 4 नंबर का क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे 4 देकर, ऑप्शन के साथ साथ आप क्या लिखेंगे, आंसर भी क्या होगा ये आप बताएंगे। हम इसको स्किप करते हैं। आगे आपको बताए थे कि हमेशा पिछले लेक्चर से 1-2 क्वेश्चन अगले लेक्चर में रहेगा ताकि आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकें और हमें इससे खुशी मिलती है और आगे वीडियो बनाने के लिए मैं प्रेरित होता हूं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस गैस को अक्रिय गैस कहा जाता है। अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस है ना, या नोबेल गैस, ये किसको कहते हैं? तो ये जो 18वें वर्ग में जितने भी तत्व होते हैं है ना, वो सब निष्क्रिय गैस होते हैं। जैसे होता है हीलियम, नियोन है ना, हीना, नीलम, और यानी कि हो जाएगा आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन। ठीक है, जेनॉन का संकेत होता है जेडी। फिर है रेडॉन। ये होते हैं कितने तत्व? 2, 2, 4, 2, 6 तत्व होते हैं जो निष्क्रिय है और इसे शून्य वर्ग में रखा जाता है या 18वें वर्ग में कहा जाता है। तो इसमें नाइट्रोजन है क्या? नाइट्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन नहीं हो जाएगा, हाइड्रोजन नहीं होगा, हाइड्रोजन तो आवारा तत्व है ना। हीलियम हो जाएगी, कौन हो जाएगा? हीलियम हो जाएगा। और हीलियम का प्रयोग हम लोग ये गुब्बारे में भी प्रयोग करते हैं। गुब्बारे में कौन सा गैस भरा जाता है? हीलियम भरा जाता है और ये सबसे हल्की गैस होती है। कैसी गैस होती है? हल्की गैस होती है। हालांकि हल्की गैस में आपका हाइड्रोजन भी होता है, लेकिन हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है, जिसके कारण हाइड्रोजन का प्रयोग वायुयान के टायर में भी नहीं करते हैं है ना। इसलिए इसका प्रयोग हीलियम का प्रयोग किया जाता है वायु के ये गुब्बारों में। जो वायु कौन सा गैस भरा जाता है? तो हीलियम। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सिरा को इंग्लिश में कहते हैं वेन। क्या कहते हैं? वेन कहते हैं। ठीक है, तो सिरा में कौन सा रक्त या सिरा कौन सा रक्त ले जाता है ना, यानी कि सिरा में कैसी रक्त प्रवाहित होती है। आपको पता है कि हमारे शरीर में 2 केशिकाएं होती है, एक को कहते हैं हम लोग सिरा और एक को कहते हैं हम लोग धमनी है ना। धमनी और सिरा, इसे इंग्लिश में वेन कहते हैं, इसे भी इंग्लिश में आर्टरी कहते हैं। तो सिरा में दोस्तों अशुद्ध रक्त का
परिवहन होता है। कैसा होता है? अशुद्ध रक्त। अब अशुद्ध रक्त किसे कहते हैं? तो अशुद्ध रक्त क्या होता है? तो अशुद्ध रक्त के बारे में चर्चा करें तो अशुद्ध रक्त वैसे रक्त को कहते हैं जिसमें कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, यानी ऑक्सीजन नहीं होता, उसे हम अशुद्ध रक्त कहते हैं। शुद्ध रक्त वैसे रक्त को कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि शुद्ध रक्त में कौन से तत्व पाए जाते हैं या कौन सी गैस पाए जाते हैं? तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कारण ही उसे क्या कहा गया है? शुद्ध रक्त कहा गया है। क्या कहा गया है? शुद्ध रक्त। और ऑक्सीजन अनुपस्थित रहेगा तब अशुद्ध रक्त। तो अशुद्ध रक्त का वहन करता है आपका शिरा। जबकि धमनी की बात करें तो धमनी कैसे रक्त का वहन करता है? तो शुद्ध रक्त। क्वेश्चन पूछेगा कि धमनी में किस प्रकार के रक्त का परिवहन होता है? तो शुद्ध रक्त। क्वेश्चन पूछेगा शिरा में किस रक्त का परिवहन होता है? तो अशुद्ध रक्त। शुद्ध और अशुद्ध का अर्थ भी आपको हम समझा दिए हैं। अब ये ले आता है कहाँ? अच्छा है ना, ये शरीर से हार्ट में लाने का कार्य करता है। शरीर में जो अशुद्ध ब्लड होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड होती है, उसे कहाँ लाता है? आपका दिल में लाता है। ये दिल प्यार वाला दिल है ना। ये दिल, हमारा दिल का आकार ऐसा नहीं होता है, हमारे दिल का आकार मुट्ठी के आकार का होता है। इसकी चर्चा हम लोग करेंगे कोई नेक्स्ट वीडियो में। अभी आप ध्यान रखेंगे कि शिरा में कैसा ब्लड होता है? अशुद्ध ब्लड। और धमनी में कैसा ब्लड होता है? शुद्ध ब्लड। लेकिन कुछ अपवाद भी है। एक में आ जाएगा, अगर धमनी में लग जाए फुफ्फुस धमनी, क्या हो जाएगा? फुफ्फुस धमनी में कैसा ब्लड? तब कंडीशन उलट जाएगा। धमनी में तो हो जाता है शुद्ध, लेकिन फुफ्फुस में कहेगा तब अशुद्ध। उसी ढंग से अगर हम कह दें शिरा में कैसा ब्लड? तो अशुद्ध, लेकिन कह दें फुफ्फुस शिरा में कैसा ब्लड? तब शुद्ध। ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस उत्तक में कोशिकाएं मृत होती है, यानी मरा हुआ कोशिकाओं से बना होता है कौन? आइए अब हम लोग उत्तक के बारे में विशेष चर्चा करेंगे और इसका आंसर आप लोग खुद दीजिएगा। इस डायग्राम के माध्यम से आज मैं उत्तक के बारे में, खास करके कौन सा उत्तक? पादप उत्तक के बारे में हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। किस उत्तक के बारे में? पादप उत्तक के बारे में। तो देखते हैं हम लोग किसको? पादप उत्तक को। कौन सा कलर का यूज कर लूँ मैं? ब्लैक ही करता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग जानेंगे कि उत्तक किसको कहते हैं। उत्तक किसको कहते हैं? तो उत्तक कोशिकाओं का समूह है। सबसे पहले हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं हम लोग? सेल यानी कोशिका कहते हैं। जब कई कोशिकाएं मिल जाती है तब क्या कहलाता है? टिश्यू कहलाता है, यानी उत्तक कहलाता है। और जब कई उत्तक मिल जाती है तब इससे अंग बनता है, यानी ऑर्गन कहते हैं। और जब कई अंग मिल जाता है तब उसको ऑर्गन सिस्टम कहते हैं, यानी अंग तंत्र कहते हैं। ठीक है। और जब कई अंग तंत्र मिलता है तब किसका निर्माण होता है दोस्तों? बॉडी का निर्माण होता है। इसीलिए हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन है? तो कोशिका है, यानी सेल है। और कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं हम लोग? उत्तक कहते हैं। लेकिन ये जो समूह होना चाहिए ये समान संरचना का होना चाहिए और समान कार्य करने वाली होनी चाहिए। तो क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तक किसे कहते हैं? तो समान संरचना एवं समान कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। अब जो उत्तक जंतु में पाया जाएगा उसे जंतु उत्तक, और जो उत्तक पादप में पाया जाएगा उसे हम लोग पादप उत्तक कहेंगे। तो जंतु उत्तक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इस समय हम लोग किस उत्तक के बारे में चर्चा करेंगे? पादप उत्तक के बारे में, यानी कि प्लांट टिश्यू के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं हम लोग प्लांट टिश्यू को। प्लांट टिश्यू दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। प्लांट टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक कहते हैं विभज्योत्तक उत्तक, एक कहते हैं अस्थायी उत्तक। विभज्योत्तक उत्तक को इंग्लिश में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और इंग्लिश में ये अस्थायी उत्तक को परमानेंट टिश्यू, अस्थायी को ऐसे भी परमानेंट कहा जाता है। ठीक है। फिर देखेंगे विभज्योत्तक उत्तक का वर्गीकरण 3 होता है। शीर्षस्थ विभज्योत्तक उत्तक, पार्श्व विभज्योत्तक उत्तक और अंतर्वेशी विभज्योत्तक उत्तक। शीर्षस्थ को एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, फिर है इंटरकेलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सबके बारे में कार्य हम चर्चा करेंगे। पहले हम विभाजन को अच्छी ढंग से याद कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग कार्य के बारे में यहीं पे चर्चा करेंगे। आप घबराएंगे नहीं, ठीक है। सिर्फ आप सुनते जाइए ध्यान से।
अस्थायी उत्तक होते हैं 2 प्रकार के। अस्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। अस्थायी उत्तक 2 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं हम लोग सरल अस्थायी उत्तक, दूसरे को कहते हैं हम लोग जटिल अस्थायी उत्तक, ये सिंपल टिश्यू एंड कम्प्लेक्स टिश्यू। तो सरल उत्तक को 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी का कोई भरोसा नहीं रखे, अंग्रेजी का पूर्ण गारंटी है ना। इसलिए हिंदी में, अंग्रेजी का वही हिंदी में देवनागरी लिपि में लिख देगा कि पेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा, इस ढंग से। इसलिए आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों, हिंदी और ज़्यादातर अगर हिंदी भूल भी जाए तो अंग्रेजी ध्यान रखेंगे। सरल अस्थायी उत्तक के पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। जटिल अस्थायी उत्तक के है फ्लोएम और जाइलम। आइए अब हम लोग कुछ इसके कुछ कार्य और इससे जुड़े हुए प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। तो आपको याद हो गया होगा कि पादप उत्तक 2 प्रकार के, विभज्योत्तक उत्तक यानी जो विभाजन करता है, अस्थायी उत्तक यानी जो विभाजन के बाद रुक जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? अस्थायी उत्तक। विभाजन के आधार पर 3 प्रकार के शीर्षस्थ, पार्श्व और अंतर्वेशी। शीर्षस्थ विभज्योत्तक उत्तक वैसे जगह पर पाया जाता है जैसे कोई पेड़ है, जैसे कोई पर यहाँ पर क्या है? पेड़ है। पेड़ के शीर्ष भाग में और जड़ के भाग में ये उत्तक उपस्थित होता है, शीर्षस्थ विभज्योत्तक उत्तक, जिसके कारण विभाजन होती है। पार्श्व यानी कि लेटरल, पार्श्व का मतलब होता है मोटाई वाला भाग, ये वाला भाग यानी मोटाई, यानी पार्श्व एरिया, लेटरल एरिया में जो विभाजन का कार्य होता है, मोटाई होती है, ये पार्श्व विभज्योत्तक उत्तक के कारण। और इंटरकेलरी कहाँ होता है? तो इंटरकेलरी की बात करें तो ये होती है छोटे छोटे घास में, छोटे छोटे पेड़ पौधों में पाया जाता है, बड़े में भी पाया जाता है। जैसे कोई घास है, कोई यहाँ पर क्या है दोस्तों? घास है, मोथबा घास है ना। इस घास को क्या करता है? आके मानव जाति या कोई भी बकरी है या जंतु हैं, आके यहाँ पर खा जाता है। खाने के बाद आप देखेंगे कि फिर से इसमें क्या हो जाती है? विभाजन होने लगती है। तो ये जो विभाजन होती है किसके कारण? इंटरकेलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण। तो ये विभज्योत्तक उत्तक तो समटा गया है ना। आइए अब हम लोग अस्थायी उत्तक के बारे में चर्चा करें। अस्थायी में है सरल और एक है जटिल। सरल के बारे में चर्चा करेंगे। सरल के 3 प्रकार के, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा का काम क्या है? पेरेनकाइमा का काम है पेड़ पौधों में लचीलेपन को लाना। पेड़ पौधे में क्या लाना? लचीलेपन को लाना। क्वेश्चन पूछा है पेड़ पौधों में लचीलेपन का गुण किसके कारण से? तो सॉरी माफ करेंगे दोस्तों, ये जो बता दिए हम कोलेनकाइमा के बारे में बता दिए। कोलेनकाइमा आपका लचीलेपन लाता है। लचीलेपन का गुण किस में पाया जाता है? कोलेनकाइमा में। पेरेनकाइमा भोजन का संग्रह करता है, भोजन का संग्रह करता है और ये पेड़ पौधों को मजबूती भी प्रदान करता है। इसके अलावा ये भी पेड़ पौधों को में भोजन का संग्रह करता है, लेकिन मुख्य रूप से इसका गुण क्या है? लचीलेपन। कोलेनकाइमा का काम है लचीलेपन का गुण। और स्क्लेरेनकाइमा, ये दोनों जो है, ये दोनों के जो टिश्यू हैं, ये दोनों को जो सेल हैं, कौन कौन? पेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा, ये सजीव यानी कि जीवित कोशिकाओं से बना होता है, जीवित कोशिकाओं का संग्रह होता है, और ये मृत कोशिकाओं से होता है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा का एक उदाहरण पूछता है कि नारियल का रेशा, नारियल का रेशा जो कवच देखते हैं उसमें ये किसका बना होता है? तो स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है। ठीक है, तो पेरेनकाइमा हो गया, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा भोजन का संग्रह करता है और फिर मजबूती प्रदान करता है। कोलेनकाइमा लचीलेपन का गुण के लिए भी जाना जाता है। इसके अलावा इसमें क्या पाया जाता है? भोजन का संग्रह भी करता है। स्क्लेरेनकाइमा किस प्रकार के उत्तक से बना होता है या किस प्रकार के टिश्यू है? ये डेड सेल यानी मृत कोशिका का बना होता है। इसका एक उदाहरण है नारियल का रेशा, है ना। और यह है जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम लोग। फ्लोएम का क्या काम है? पेड़ पौधों में जो भोजन बनता है, पेड़ पौधों में भोजन कैसे बनता है, इसी लेक्चर में आगे हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे डायग्राम के माध्यम से। तभी इतना जानते हैं कि पेड़ पौधों में जो भोजन बनता है, भोजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में का कार्य कौन करता है? तो फ्लोएम करता है। भोजन क्या है सर? उसमें दाल भात रोटी चटनी चोखा ये सब नहीं है, उसमें कार्बोहाइड्रेट बनता है। पेड़ पौधे का भोजन क्या है?
कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का कार्य कौन सा टिश्यू करता है दोस्तों? तो फ्लोएम टिश्यू करता है। जाइलम क्या करता है? तो जाइलम जल को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाएगा। अब पेड़ पौधे खाना पहुंचा दिया फ्लोएम, अब पानी पहुंचाने वाला दूसरा है, वो कौन है? जाइलम। ये दोनों 4 अवयवों से मिलकर बना होता है। ये चारों अवयवों के बारे में आगे क्वेश्चन आप देखें, आगे क्लियर हो जाएगा डायग्राम के माध्यम से। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये टिश्यू वाला चैप्टर क्लियर हो गया होगा। संभव हो तो आप किसी बुक के सहारे से आप पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में होती है? ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में होती है? तो ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में होती है? तो ओजोन परत के बारे में हम लोग चर्चा करें, यानी ओजोन परत नहीं, क्या पूरे वायुमंडलीय परत के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं और आप खुद इसका आंसर दे देंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि इसमें कितने परत होते हैं। तो इसमें कुल लगभग ये पहला परत है क्षोभ मंडल, है ना, समताप मंडल, मध्य मंडल, फिर आप देखेंगे आगे मध्य मंडल 3 तक देख लिए, आयन मंडल, आयन मंडल, आयन मंडल और फिर एक बहिर्मंडल। इंग्लिश में कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। फिर इस समताप मंडल को दूसरा क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर। ये क्षोभ मंडल है और ये समताप मंडल है। फिर देखेंगे आपका मध्य मंडल है, फिर आपका आयन मंडल है, फिर बहिर्मंडल है। ये बहिर्मंडल को एक्सोस्फेयर, इंग्लिश देखते हैं ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आयनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। तो कितना हो गया? ट्रोपो 1 यानी 6 हो गया ना, 1 2 3 4 5 लेयर है। तो वायुमंडल के कुल कितने लेयर हैं दोस्तों? 5 लेयर हैं। पांचों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं डिटेल से। तो देखिए सबसे पहले अगर हम देखें तो वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है? क्षोभ मंडल। सबसे निचली परत का नाम क्या है? क्षोभ मंडल। दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल, चौथा है आयन मंडल, पांचवा है आपका बहिर्मंडल यानी एक्सोस्फेयर। तब ध्रुव पर इसकी मोटाई कम है 8 किलोमीटर, इक्वेटर यानी विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर। तो इसका कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्षोभ मंडल की औसत मोटाई कितनी है ना। तो औसत मोटाई देखा जाए तो 18 8 कितना होता है? 18 8 26 कितना हो जाएगा? 18 8 26, 26 का आधा कितना, यानी 12-13 किलोमीटर होता है। कोई दिक्कत? ये आपका औसत ऊंचाई है। औसत ऊंचाई से कम क्वेश्चन पूछता है, ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है कि किस मंडल में वर्षा, किस मंडल में बादल यानी मेघ, किस मंडल में बिजली चमकता है। यानी जितना दुख का घटना है, वर्षा होना, बादल होना, पत्थर गिरना, बारिश करना, बर्फ गिरना, बिजली चमकना, है ना, जितनी भी वायुमंडलीय घटना है सभी किस मंडल में होती है दोस्तों? क्षोभ मंडल में घटित होती है। यही कारण है कि इस मंडल को दुख मंडल के नाम से भी जानते हैं। इस मंडल को दुख मंडल के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि किस मंडल को या किस वायुमंडलीय परत को दुख मंडल के नाम से भी जानते हैं? तो क्षोभ मंडल। कौन मंडल? क्षोभ मंडल। अब बताइए, बराबर पत्थर गिरेगा, बिजली चमकेगा, बादल की छाया रहेगा, वर्षा होते रहेगी, तो क्या इसमें हवाई जहाज उड़ा पाएंगे आप? हवाई जहाज तो हमको बनाने भी नहीं आता है। हवाई जहाज आप उड़ा पाएंगे? नहीं। यही कारण है कि हवाई जहाज जब भी उड़ती है तो किस मंडल में उड़ती है दोस्तों? समताप मंडल में। क्वेश्चन पूछेगा कि जो वायुयान उड़ती है या जेट उड़ती है ये किस मंडल में उड़ता है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल की आयन मंडल या मध्य मंडल? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? समताप मंडल। समताप मंडल में ही एक लेयर पाया जाता है, समताप मंडल में ही एक लेयर पाया जाता है ओजोन गैस का। ठीक है, ये जो लेयर है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ओजोन परत कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछ देगा कि अभी जो क्वेश्चन है यही आंसर इसका होगा कि किस मंडल में ओजोन का लेयर पाया जाता है? तो समताप मंडल में। वायुयान किस मंडल में उड़ता है? समताप मंडल में। जेट किस में उड़ता है? जेट वायुयान सब किस मंडल में? समताप मंडल में। याद रहेगा, बिल्कुल याद होनी चाहिए दोस्तों। अगला है मध्य मंडल। मध्य मंडल में ऐसी कोई विशेष घटनाएं नहीं घटती है। इंपॉर्टेंट आयन मंडल के बारे में हम लोग चर्चा करें।
आयन मंडल में रेडियो तरंगें उत्पन्न होती है, उल्का पिंड की घटनाएं घटती है, सब कहाँ? आयन मंडल में। तो क्वेश्चन पूछेगा रेडियो तरंग की वापसी या रेडियो तरंग की घटनाएं कहाँ घटती है? तो आयन मंडल में। कहाँ घटती है? आयन मंडल। उल्का पिंड की घटनाएं आयन मंडल में। और अंतिम मंडल है बहिर्मंडल या एक्सोस्फीयर कहते हैं। इसमें कृत्रिम उपग्रह को स्थापित किया जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये आज वायुमंडलीय परत क्लियर हो गया होगा। तो आप बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, कि ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में होती है? तो समताप मंडल में होती है। एनी प्रॉब्लम? अगर किसी प्रकार की समस्या आप लोगों को वीडियो के दौरान होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, नेक्स्ट लेक्चर से हम उसे सुधार करने का प्रयास करेंगे और नए अपडेट लाएंगे। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? आपको हड्डी के बारे में बोले थे पिछले लेक्चर में कि विशेष चर्चा करेंगे, लेकिन नहीं कर पाए थे। आइए इस लेक्चर में आज हड्डी तोड़ देते हैं, है ना। हड्डी के बारे में देखते हैं इस फिगर के माध्यम से। तो देखिए, सबसे पहले हमारे शरीर में कुल कितने हड्डियां होती है? 206 हड्डियां होती है। कितने हड्डियां होती है? 206 हड्डी होती है। कितने हड्डियां होती है? 206 हड्डियां। जिसमें से अगर देखा जाए दोस्तों, एक्सियल रूप से यानी अक्षीय रूप से देखा जाए तो 80 हड्डी और एपेंडिकुलर के रूप से देखा जाए तो 126 हड्डी। अगर आप जोड़ने का प्रयास करेंगे तो शायद 206 हो ही जाएगा, है ना। जिसमें से अगर हम देखना चाहें तो ये जो एपेंडिकुलर के रूप से देखें तो ये जो हाथ है, दोनों हाथ में 30-30 हड्डियाँ होती है। तो टोटल कितना हड्डियाँ हो जाएगी? 60 हड्डियाँ। और दोनों पैर में भी 30-30 हड्डियाँ होती है। तो कितना हड्डी हो गया? 60-60 120। फिर यहाँ पर कमर के पास देखेंगे तो पेल्विक गिर्डल पाया जाता है, यहाँ पर 2 हड्डियाँ, तो हो गया 122। और फिर यहाँ पर देखेंगे पेक्टोरल यानी कंधे के पास, यहाँ पर में पेक्टोरल ग्राइड्स कहलाता है, इसमें 4 हड्डियाँ, तो हो गया 126 हड्डी। तो एपेंडिकुलर में कुल 126 हड्डी हो गया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि दोनों हाथ मिलाकर कुल कितना हड्डी? तो 60। दोनों पैर मिलाकर 60, हाथ और पैर मिलाकर 120, है ना। कमर की हड्डी यानी कि पेल्विक गिर्डल में कितना हड्डी? 2। ये अगला देखेंगे पेक्टोरियल गिर्डल में कितना हड्डी? तो 4, हो गया 126। अभी और इसको डिटेल करेंगे, आप पेशेंस रखिए। एक्सियल स्केलेटन में कितने? अस्कल और आपका यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से यहाँ यानी कि पूरे गर्दन से ऊपर देखेंगे तो टोटल हमारा 29 हड्डी हो जाएगा, है ना। अस्कल और उसके नीचे वाला भाग यानी गर्दन, ये टोटल मिलाकर कुल कितने हड्डी हो जाएंगे? 29 हड्डी। फिर देखेंगे हम लोग थोरोसिस कैविटिक का मतलब, कहने का मतलब हुआ छाती वाला यानी कि चेस्ट वाला भाग, ये वाला भाग में कुल कितने हड्डी होती है? 25। अभी और इसका ऑपरेशन करेंगे, आप देखते रहिए, ठीक है। फिर देखेंगे आप लोग, आपका ये जो वर्टिब्रल है यानी कि रीढ़ की हड्डी की साइड, वर्टिब्रल कॉलम में कुल 26 हड्डी हो जाती है। तो हो गया 29, 25, 26 को ऐड करेंगे तो कितना हड्डी हो जाएगा? 80 हड्डी हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों, और हम इसको डिटेल से कुछ हड्डियों के नाम को हम लोग जानते हैं, है ना। तो कंधे की जो हड्डी होती है, यहाँ पर 2 हड्डियाँ पाए जाते हैं, स्केपुला, है ना। और यहीं पर एक हड्डी होता है केल्विड हड्डी, जिसको पेक्टोरियल है। तो 2 4 हो गया, है ना। हाथ के हड्डी का नाम पूछा जाता है, जैसे ह्यूमरस। यहाँ पर बाह के पास देखेंगे, बाह के पास 2 हड्डियाँ होती है, ह्यूमरस, है ना। दोनों हाथ, एक का हाथ में दोनों हाथ में एक का हड्डियाँ होती है, ह्यूमरस। एक है रेडियस, अल्ना, है ना। ये 3 हड्डियाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रेडियस हड्डी है ये कहाँ पाया जाता है? तो हमारे हाथों में पाया जाता है। और अल्ना कहाँ पाया जाता है? हाथों की हड्डी है। और फिर ह्यूमरस कहाँ की हड्डी है? हाथों की हड्डी है, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं हम लोग, ये आपका हाथ वाला हो गया। पैर का मुख्य हड्डी देखते हैं। पैर का मुख्य हड्डी है दोस्तों फीमर, जांघ की हड्डी। फिर है पटेला, घुटने की हड्डी। फिर है टिबिया, घुटने के नीचे की हड्डी। फिर है फिबुला, ये भी पैर की हड्डी है। ये 3 को पैर का हड्डी इम्पोर्टेंट, 3 हाथ का हड्डी का इम्पोर्टेंट। कौन कौन सा? हाथ की हड्डी में हो जाएगा ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना।
अब पैर की हड्डी में कौन कौन हो जाएगा, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, है ना, कौन कौन, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला। अब फैक्ट जानते हैं हम लोग, फैक्ट क्या क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे बड़ी या सबसे लंबी हड्डी, तो जांघ की हड्डी जिसका नाम क्या है दोस्तों, फीमर है। क्या है, फीमर। टिबिया के बारे में कई बार रेलवे के एग्जाम में पूछा गया कि टिबिया नामक हड्डी किसकी हड्डी है, तो ये पैर की हड्डी है। अब पटेला भी पैर की हड्डी, जो घुटने में जो कटोरी जैसा बना होता है वो पटेला है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग खोपड़ी में यानी खोपड़ी 22 हड्डी है। खोपड़ी पूरे ये क्रेनियम नामक एक राउंड गोल संरचना होता है, यही क्रेनियम में हमारा दिमाग की सुरक्षा होती है, जिसमें 8 हड्डी होती है, ठीक है। कान में 6 हड्डी पाया जाता है दोस्तों। कान की हड्डी को हम लोग जिक्र करते हैं, कान की हड्डी को मिस से याद रख सकते हैं। मिस से हो गया मिलियस, इंकस और स्टेपिस, मिलियस, इंकस और स्टेपिस। सबसे बड़ी हड्डी हो गया फीमर और सबसे छोटी हड्डी कौन हो गया, स्टेपिस, ध्यान रखेंगे। अगर आप और देखना चाहें तो हमारे छाती में यानी कि हमारे जो आपका यहाँ पर थोरोसिस वाला भाग है, तो दोनों साइड यहाँ पर पसली की हड्डी जो 12 को इधर होता है पसली की हड्डी, ये जो गिन है ये भी 12 हड्डी होती है दोनों साइड, ये 12 24। और बीच में एक हड्डी होता है जो दोनों को पकड़ के रखता है, उसको स्टर्नम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टर्नम। यानी रिब से हो गया 24 और एक हो गया स्टर्नम, 24 और 1 25 हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये स्केलेटन सिस्टम भी आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। निम्न में से चालक कौन सा है, रबड़, लकड़ी, तांबा या प्लास्टिक। चालक का मतलब होता है जिसमें करेंट चलता है, यानी करेंट आता है, करेंट प्रवाहित करता है, तो धातु में करेगा तो तांबा हो जाएगा इसका आंसर। डीएनए का पूरा नाम क्या है, डीएनए का पूरा नाम क्या है, पिछले को लेक्चर में भी बताए थे, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अरे यही तो लग रहा है, आप लोग ऐसे भी बता दिए होंगे। आगे अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है। तो पौधों में भोजन का परिवहन अभी तुरंत बताए थे, भोजन को एक जगह से दूसरी जगह तक कौन ले जाएगा, तो फ्लोएम। कौन ले जाएगा, फ्लोएम। जल को कौन ले जाएगा, जाइलम। आइए, फ्लोएम और जाइलम दो ये चर तत्व से मिलकर बना होता है और ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो जाइलम की चर्चा अगर हम करें तो ये जल का संबंध करता है, फ्लोएम फल, आप याद रख सकते हैं, फ्लोएम से फल, जो से जल, फल का मतलब भोजन, ठीक है। तो ये 4 तत्व से मिलकर बना होता है, चारों का क्वेश्चन पूछता है ना। जाइलम कौन कौन से तत्वों से मिलकर बना होता है या कौन कौन से अवयव से मिलकर बना होता है, तो पहला है जाइलम पेरेन्काइमा। कौन है, जाइलम पेरेन्काइमा, वेसल्स, ट्रेकिया, ट्रेकिड्स और जाइलम फाइबर। इसमें देखेंगे तो फ्लोएम पेरेन्काइमा, कंपेनियन सेल, फिर क्या है फ्लोएम फाइबर और फिर ये सिव ट्यूब। अब कैसे याद रखेंगे सर, तो जाइलम है तो जाइलम पेरेन्काइमा तो याद हो गया, वेसल्स याद रखना है, ट्रेकिड्स याद रखना है। जाइलम पेरेन्काइमा, वेसल्स, ट्रेकिड्स, जाइलम फाइबर। कौन कौन, जाइलम पेरेन्काइमा, वेसल्स, ट्रेकिड्स, जाइलम फाइबर। तो 2 तो जाइलम वाला हो गया बुआ, कौन कौन, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। और 2 याद रखना है, वेसल्स, ट्रेकिड्स। तो बता दीजिए जल्दी से, बोलेंगे आप, चुप मत बैठिए। कि जाइलम कितने तत्व से मिलकर बना है, तो 2 जाइलम वाला, एगो जाइलम पेरेन्काइमा, एगो जाइलम फाइबर। अब 2 बच गया, वेसल्स और ट्रेकिड्स। एनी प्रॉब्लम, नो तो होना चाहिए। फ्लोएम को कैसे याद रखें, तब फ्लोएम वाला तो 2 फ्लोएम वाला है, देख लो, जैसे जाइलम फाइबर उसी फ्लोएम फाइबर भी होगा, जैसे जाइलम पेरेन्काइमा वैसे ही फ्लोएम पेरेन्काइमा, तब फ्लोएम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर, फ्लोएम फाइबर। अब एगो बचा कंपेनियन सेल, सिव ट्यूब। हम उम्मीद करते हैं कि आपको याद हो गया होगा। सर इतना क्यों बता रहे हैं, अरे क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन,
पृथ्वी पर ऋतुओं का कारण, शायद ज्योग्राफी का लेक्चर एक बार बता रहे थे तो वहाँ भी हम चर्चा किए थे। पृथ्वी में ऋतुओं का कारण क्या है? पृथ्वी की धुरी का झुकाव। अब पृथ्वी अपने धुरी पर कितने डिग्री झुका हुआ है? 23.5 डिग्री। कितने डिग्री झुका हुआ है? 23.5 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस दर्पण का उपयोग वाहन के साइड मिरर के रूप में किया जाता है? ये वाहन है दोस्तों, ये वाहन मान लीजिए। अब पीछे और यहाँ पर एक हीरो वाला चश्मा लगा दिया जाता है ना, आईना। पीछे वाला चीज़ देखने के लिए लगाया जाता है, लेकिन लोग इसका इस्तेमाल चेहरे देखने के लिए ज़्यादा कर देता है तो एक्सीडेंट हो जाती है। लेकिन साइड मिरर के रूप में जो दर्पण का प्रयोग किया जाता है, किस दर्पण का? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और इसमें वस्तु छोटा दिखती है। कैसा दिखती है? अपेक्षाकृत छोटा दिखती है, आप ध्यान रखेंगे। आगे, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाती है। क्या कहलाती है? प्लाज्मा कहलाती है। रक्त का तरल भाग क्या कहलाती है? प्लाज्मा कहलाती है। कभी अगले लेक्चर में ब्लड को निपटा देंगे, जैसे हम लोग बारीकी से निपटा रहे हैं। पहला चैप्टर में हम लोग पाचन को ख़त्म किए थे, फिर शायद कुछ और टॉपिक था, वो भी आप देख लीजिएगा। इस चैप्टर में हम लोग प्लांट टिश्यू को देख लिए हैं, स्केलेटन सिस्टम को देख लिए हैं, वायुमंडलीय परत को देख लिए हैं। 3 गो तो महत्वपूर्ण है। इंसुलिन हार्मोन कहाँ बनता है? इंसुलिन के बारे में भी पाचन तंत्र के दौरान बताए थे। तो इंसुलिन कहाँ बनता है? तो इंसुलिन आपका पेनक्रियाज में बनता है, अग्नाशय में बनता है। पेनक्रियाज कैसी ग्रंथि है? तो मिक्स्ड ग्लैंड है, यानी कि मिश्रित ग्रंथि है। कभी मौका मिलेगा तो आपको ग्रंथि के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे बारी बारी से। ग्रहों की खोज किस नियम से समझाई जाती है? ग्रह की खोज किस नियम से समझाई जाती है? तो ग्रह से संबंधित है दोस्तों, तो न्यूटन के गति नियम उसमें कुछ काम करेगा ही नहीं। पास्कल का नियम नहीं, ओम का नियम नहीं, तो केगो है केपलर के ग्रह गति नियम। ग्रह जिसमें लिखा है केपलर के ग्रह की गति का नियम। आगे, विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या है? विद्युत धारा का एसआई इकाई या तो एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का एम्पियर है। वोल्ट किसका है? तो विभवांतर का है, विभवांतर का है। ओम किसका है? प्रतिरोध का है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है। वाट तो शक्ति का एसआई मात्रक है। रक्त का पीएच वैल्यू क्या है? तो रक्त का पीएच वैल्यू 7.4 है। पिछले लेक्चर में हम लोग पानी का देखे थे, नहीं जल का पीएच वैल्यू देखे थे, तो 7 होता है। और आपको पिछले लेक्चर में हम पीएच स्केल के बारे में भी चर्चा किए थे कि पीएच स्केल में कहाँ से कहाँ तक अंकित होता है। 0 से 14 तक अंकित होता है। जब 0 से 7 के बीच में किसी भी विलयन का पीएच मान हो तो वो कैसा हो जाता है दोस्तों? अम्लीय होता है। और जब 7 से 14 के बीच हो तो उसका पीएच मान कैसा होता है? क्षारीय होता है। और जिसका पक्का पक्के साथ हो वो उदासीन होता है। तो आप ही लोग बता दीजिए, रक्त का मान 7.4 है तो इस क्षेत्र में आएगा तो उसका प्रकृति कैसा होगा? क्षारीय। तो क्वेश्चन अभी कभी आ सकता है कि रक्त का प्रकृति कैसा होता है? तो क्षारीय। अगला क्वेश्चन, किस गैस का उपयोग गुब्बारे में किया जाता है? गुब्बारे भरने में किया जाता है। तो अभी चर्चा किए थे हम लोग, हीलियम का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन का क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि यह एक ज्वलनशील गैस है और हल्की गैस का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हीलियम हो जाएगा। पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग, पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग ये क्रस्ट कहलाता है। ये इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं। वीडियो लंबा हो रही है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर कंटेंट ही कुछ इस तरह से लाया गया है। देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना की अगर हम बात करें, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तो यहाँ पर कौन सी कलर अच्छा चलेगा जी? येलो। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भाग में बांटा गया है। एक को कहा गया क्रस्ट, मेंटल, कोर। कौन कौन दोस्तों? क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो सबसे ऊपरी परत क्या हो जाएगा? क्रस्ट। सबसे आंतरिक परत क्या हो जाएगा? आंतरिक भाग कोर। कोर में भी 2 होता है, आउटर कोर, एक इनर कोर, यानी कि ऊपरी कोर, और एक है आंतरिक कोर। ठीक है, तो इसका क्या कहते हैं? आपको बताए थे कि इसको एक अन्य वैज्ञानिक किसको बांटा है? सियाल, सीमा और नीफे के रूप में। सियाल, सीमा और नीफे के रूप में भी बांटा है। लेकिन यहाँ पर और एक वैज्ञानिक एक आधार पर बांटा गया है, क्रस्ट, मेंटल और कोर।
इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोर किस अवस्था में पाया जाता है, कोर का अवस्था क्या है। तो कोर का अवस्था देखेंगे तो सॉलिड है, इन ठोस। आंतरिक कोर कैसा भाग है, ठोस है। लेकिन ऊपरी कोर का अवस्था क्या है, लिक्विड है। हम लोग जो खेती करते हैं, मानव का जो जीवन रहता है, ये किस भाग में है, क्रस्ट में है। किसमें है, क्रस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, भूपरपट्टी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, सबसे ऊपरी भाग क्रस्ट हो जाएगा, सबसे आंतरिक भाग कोर हो जाएगा। आंतरिक कोर किस अवस्था में होती है, सॉलिड में होती है। कुछ दूरी भी दिया गया है, आगे देखेंगे। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है दोस्तों, तो टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई टेस्ला। ओम है प्रतिरोध, न्यूटन हो जाएगा बल, जूल कार्य। हृदय की धड़कन को नियंत्रण कौन करता है, अरे पूरी दिमागी नियंत्रण पूरे शरीर का ही नियंत्रण करता है हमारा मस्तिष्क। तो हृदय अलग थोड़े आ जाएगा, ये भी मस्तिष्क हो जाएगा। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस क्या है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। आइए फोटोसिंथेसिस के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो पौधों में ये देखेंगे, ये रुक जाओ, फोटोसिंथेसिस, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश संश्लेषण। आपको पिछले लेक्चर में बताए थे कि पौधे किस विधि से भोजन बनाती है, तो प्रकाश संश्लेषण विधि से। आपको बताए थे कि प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो देखिए डायग्राम के माध्यम से आप समझने का प्रयास करेंगे, बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो देखिए सबसे पहले क्या आ रहा है, देखिए ये एरो बता रहा है कि क्या क्या चीज़ चाहिए और क्या क्या चीज़ ये देगा। ये जाने वाला, ये आने वाला, एक है जाने वाला सनम, एगो आने वाला। तो देखिए आने वाला में से कौन कौन है, लाइट एनर्जी, यानी कि ऊर्जा चाहिए इसे। कौन सा ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा चाहिए, यानी कि रोशनी चाहिए। किससे रोशनी मिलेगी, सूर्य से। दूसरा में वायुमंडल से क्या लेते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तीसरा देखो ये भी नीचे से देखिए एरो लगा रहा है, यानी कि इसे जल भी चाहिए और मिनरल भी चाहिए, खनिज लवण भी चाहिए। जल और खनिज लवण देखिए ये जड़ से प्राप्त करता है, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से प्राप्त करता है, और फिर प्रकाश किससे प्राप्त करेगा, तो सूर्य के प्रकाश से। तो क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण में किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है, तो प्रकाश ऊर्जा की, कार्बन डाइऑक्साइड की, खनिज लवण एवं जल की। कहाँ से आता है, आप सब जानते हैं, खनिज लवण एवं जल जड़ से आता है, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से आती है, प्रकाश सूर्य से आती है। ये सब मिलके बनाता है क्या है, शुगर सर, यानी कि कार्बोहाइड्रेट बनाता है। क्या बनाता है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट, C6H12O6। ये ही भोजन है, यही पेड़ पौधे का क्या है, भोजन है। और फिर गौण उत्पाद है ये, यानी कि साइड से मेन इतना किसके लिए कर रहा है, तो भोजन के लिए प्राप्त कर रहा है, यानी कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर के लिए, शर्करा के लिए। लेकिन गौण उत्पाद में क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन। क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या उत्पाद बनता है, तो मेन आंसर हो जाएगा क्या चीज़, कार्बोहाइड्रेट यानी कि शर्करा। लेकिन गौण उत्पाद शर्करा के अलावा और क्या बन जाता है, ऑक्सीजन। तक बता दीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर आप लोग बता ही देंगे कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला लास्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों कि थर्मामीटर में सामान्यतः कौन सी द्रव का उपयोग होता है, थर्मामीटर में सामान्यतः कौन से द्रव का उपयोग होता है, तो ये इसका आंसर होगा पारा का प्रयोग किया जाता है। जल्द से जल्द आप लोग पारा का संकेत कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी आगे बढ़ाएं, है ना, शेयर करें। और इसका आंसर भी दिया गया है, अगर आप चाहें तो PDF को आप प्राप्त करने के लिए पहले कमेंट करें, मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा। इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं पर बंद करते हैं। जय हिंद, जय भारत।